हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 आई हैव ए ड्रीम को हम लोग पढ़ेंगे। इसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। जूनियर क्यों? इनके पिता का नाम मार्टिन लूथर किंग सीनियर था, इसलिए इन्हें जूनियर कहा जाता है। इस चैप्टर का शुरुआत इनके द्वारा कही गई एक बड़ी ही फेमस बात से मैं करना चाहूंगा। इन्होंने कहा था, यदि तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो। परिस्थिति जैसी भी हो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो जीवन में परिस्थिति कठिनाइयों से भरी हुई अगर आपकी राह है तो रुकना नहीं है, चलते रहना है, कोशिश करते रहनी है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम, वास्तव में यह एक स्पीच है। यह स्पीच भी एक संघर्ष को दर्शाता है और चैप्टर भी हमें पढ़ने के लिए इसलिए ही रिकमेंड किया गया है ताकि मार्टिन लूथर के संघर्ष से हम भी अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव को समाप्त करने की बात करते हैं। इस स्पीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव यानी कि नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं। इस स्पीच में निग्रोज को वोट की राइट देने की बात करते हैं। इस स्पीच में पूरी अमेरिका में बिना किसी रोक टोक के निग्रो के आवागमन की वो बात करते हैं। तो बात यह सामने आती है कि आखिर ये निग्रोज थे कौन और अमेरिका में उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। इस स्पीच में निग्रोज को आजादी देने की बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग साहब। तो एक बात तो हम लोग जानते ही हैं कि अमेरिका जो है वो तो 1776 से ही अपनी आज़ादी मनाता है और 1789 से ही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन करके तैयार हो गया है। तो फिर आखिर इन निग्रोज के साथ ऐसी परेशानी क्यों और ये निग्रोज थे कौन? तो इन सभी बातों को जरा हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चैप्टर जो है हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी। इस स्पीच में मार्टिन लूथर निग्रोज को अमेरिकन के समान अधिकार देने की बात करते हैं, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि जिन्हें हम लोग अश्वेत भी कहते हैं, यानी कि अमेरिका में रहने वाले अश्वेत, जिन्हें श्वेत के समान अधिकार मिले अमेरिका में। इसके लिए मार्टिन लूथर साहब जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, या ऐसा बोला जाए कि वो संघर्ष कर रहे थे ताकि उन सभी को, यानी कि जो अश्वेत लोग थे उन सभी को श्वेत के समान अधिकार मिल सके। जो भेदभाव होता है अश्वेतों से वो समाप्त हो सके। इसके बारे में इससे पहले एक पोएम सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ में हम लोगों ने देखा था कि वाल्ट व्हिटमैन साहब जो है वो समानता की बात करते हैं। इस पोएम के द्वारा उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी में समानता लाने की बात की है। अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, उन्होंने भी समानता लाने की बात की थी और इसी समानता के कारण उनकी हत्या कर दी गई। मार्टिन लूथर किंग ने भी समानता लाने की बात की और मार्टिन लूथर किंग की भी हत्या कर दी गई।
वाल्ट व्हिटमैन साहब तो केवल पोएम लिखा करते थे, और ऐसी पोएम लिखने के कारण उनके पोएम को ऑब्ससीन कहा गया। अमेरिका में लोगों ने उससे अच्छा नहीं माना और वाल्ट व्हिटमैन साहब को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। तो व्हिटमैन साहब को तो केवल नौकरी ही छोड़नी पड़ी थी, और ये श्वेत भी थे व्हिटमैन साहब। लेकिन अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो निग्रोज की समानता की जो बात हो रही थी, आखिर ये निग्रोज थे कौन और ये अमेरिका में आए कहां से? इस बात को समझने के लिए थोड़ा हमें जो पहले इतिहास है उससे जुड़ी कुछ बातों को जानना पड़ेगा, फिर इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर हम लोग बातचीत करें निग्रोज की, या अमेरिकन अफ्रीकन की, या अमेरिका में रह रहे अश्वेतों की, तो इनका इतिहास जुड़ा हुआ है अमेरिका की गुलामी से। वास्तव में इन लोगों को गुलाम बना करके लाया गया था। वैसे तो गुलामी प्राचीन समय से ही हमारे समाज में मौजूद है। प्राचीन सभ्यताओं में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन पहले गुलाम उन्हें ही बनाया जाता था जो युद्ध के बंदी होते थे, या फिर किसी असामाजिक कार्य करते हुए किसी को पकड़ा जाता था, परिणाम स्वरूप उन्हें सजा दे दी जाती थी और गुलाम बना लिया जाता था। भारत में भी बंधुआ मजदूरी कुछ इसी तरह की थी। लेकिन निग्रोज की बात थोड़ी अलग थी। हालांकि इनकी शुरुआत भी इसी प्रकार हुई थी, सजा देने से ही हुई थी, लेकिन इनके साथ थोड़ी बात जो है वो अलग थी। जो ये निग्रोज थे, ये साउथ अफ्रीका के कोस्टल एरियाज के रहने वाले लोग थे, अश्वेत लोग थे। माउस के पॉइंटर को आप देख सकते हैं, ये कोस्टल एरियाज है, यहां के ही ये रहने वाले ज्यादातर लोग थे। इन एरियाज को आप देख सकते हैं, जैसे सीनेगल, सीरा लियोन, स्लेव कोस्ट, कांगो, अंगोला ना, ये यहां लिखा हुआ भी है वेस्ट अफ्रीकन स्लेव ट्रेड रीजन। इन सभी जगहों से जो है इन स्लेव्स को लाया जाता था। हालांकि शुरुआत इनका भी इस तरह से ही हुआ था कि कुछ सजा पाए हुए जो स्लेव थे उन्हें यूरोपियंस को बेच दिया गया था। लेकिन बाद में यानी निग्रोज लोगों ने ही निग्रोज को बेच दिया था। जो वहाँ कबीले के सरदार होते थे या फिर जो राजा होते थे, वही लोग बेच दिए थे। इसी प्रकार इनकी भी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में जो है यह बहुत बड़ा मुनाफे का व्यापार बन गया। तो जाहिर सी बात है, मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन सभी की शुरुआत आखिर हुई कैसे? तो पहले क्या था कि पहले कोई भी सम्राट, कोई भी राजा अगर धनी होना चाहता था या अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहता था, तो वे लोग गोल्ड या सिल्वर जो है उस उनके खनन पर या उसके खोज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते थे। उसके लिए भी स्लेब्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि उस समय स्थान जो है वो सीमित था। लेकिन जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर के मिलने की जो स्रोत थे वो सीमित होते गए, तब इन सभी का ध्यान जो है वो फसलों की तरफ गया, खास करके व्यापारिक फसलों की तरफ। तो इसके लिए जो है नए नए स्थानों का खोज होने लगा। जब नए स्थान मिले तो वहां पर ऐसी फसलों को जो है उपजाया जाने लगा। और चूंकि ये फसल उपजाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, तब यह गुलामी यानी कि स्लेव वाली जो ट्रेड है, जो व्यापार है, यह बहुत ज्यादा बढ़ गई और गुलामों की मांग भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं, इन सभी एरियाओं से इन्हें भर भर के जो है वो इस अमेरिकास में, जरा देखिएगा, अमेरिकास शब्द का प्रयोग किया गया है।
अमेरिका नहीं लिखा गया। दैट मीन्स कि ये नॉर्थ अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, इन सभी जगहों पर इन सभी को भर भर के यहाँ से ले जाया जाता था। ऐसा ही नहीं है कि केवल अमेरिका में ही ले जाया जाता था, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये जाया करते थे। तो लेकिन ज़्यादातर हम लोग अभी अमेरिका के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए खास करके ध्यान इसी पर दिया जाए। और इन सभी क्षेत्रों में इनकी व्यापार थोड़ा ज़्यादा हुआ करती थी, उसके भी कुछ रीजन है जिसे अभी थोड़ी देर में हम बता रहे हैं। अब एक बात आती है कि आखिर निग्रोज ही क्यों? यूरोप में रहने वाले लोग हैं, वहां के लोगों को ही गुलाम बना लिया जाता, अमेरिका में जो है वो अमेरिका वाले लोगों को ही गुलाम बना लिया जाता, तो आखिर निग्रोज को ही क्यों ले जाया जाता था? तो वास्तव में कुछ रीजन ऐसे थे। अगर स्थानीय लोगों को ही गुलाम बनाया जाता तो एक तो भाषा में समान होते, उनके वापस भागने का डर रहता, आपस में मिलकर उनके विरोध करने का डर रहता, या फिर स्थानीय कुछ सभ्य लोग होते तो वो लोग भी उसका विरोध करते। अगर कोई जुर्म ना हो तो उन्हें गुलाम बनाने में बड़ी परेशानी होती। तो ये स्थानीय लोगों के साथ समस्याएं थी। निग्रोज के साथ समस्या क्यों नहीं थी? तो निग्रोज को रंग के कारण, धर्म के नाम पर स्थानीय लोगों को भड़काया जा सकता था, गुमराह किया जा सकता था। रंग अश्वेत होने के कारण उन्हें गुण में निम्न दर्शाया जा सकता था। निग्रोज के वापस भागने का भी डर नहीं होता था, क्योंकि वे समुद्र को क्रॉस करके वापस साउथ अफ्रीका तो नहीं भाग सकते थे। कुछ कबीलों के सरदार भी जो थे अपने फायदे के लिए निग्रोज को बेच दिया करते थे, कुछ राजा भी वहां के अपने मुनाफे के लिए बेच दिया करते थे। जब ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने जब न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका की जब खोज की थी, तो वहां के रहने वाले रेड इंडियंस उनको कोशिश उन्होंने किया था कि गुलाम बना करके खेती का काम उनसे करवाया जाए। लेकिन परिणाम यही हुआ कि फिर अमेरिका में खून खराबा शुरू हो गया और उन्हें गुलाम बनाना संभव नहीं हो पाया। आगे चलकर यह व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो ये अमेरिकन कोस्टल एरियाज थे, इन कोस्टल एरियाज में नहीं, जो यूरोपियन लोग आते थे उनके रहने के लिए खास करके कैसल्स बनवा दिए गए थे। देख सकते हैं आप, ये कुछ खास तरह के कैसल्स बनवा दिए जाते थे, जिसमें यूरोपियंस लोग जब आते थे अपने शिप से तो वो लोग यहाँ ठहरते थे, और आसपास के जो कबीले वाले लोग थे वो लोग निग्रोज को बंदी बनाकर इसमें ला करके रख दिया करते थे। कुछ दोस्त जो थे वो भी धोखा दे दिया करते थे, दूसरे निग्रोज को अपने फायदा के लिए कोई दूसरा निग्रो ही ला करके पकड़वा दिया करता था। तो ऐसी स्थितियां भी सामने आई हैं। इन्हें पकड़ करके यहाँ कैद करके रख दिया जाता था। अब अगली शिप आने में सप्ताह हो, महीना हो, जब तक हो उन्हें इसी में कैद रखा जाता था। बीड़ियों से जकड़ करके केवल जरूरत के हिसाब से थोड़ा खाना और पानी दे करके उन लोगों को इसमें कैद रखा जाता था। इन निग्रोज को पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए इंटीरियर एरियाज में गोरे यूरोपियंस जो थे वो कम ही जाया करते थे। ज़्यादातर जो वहाँ के निग्रो स्थानीय लोग थे वही लोग पकड़ करके ला देते थे अपने कुछ मुनाफे के लिए, कुछ पैसे के लिए। यह व्यापार आगे चलकर इतना बढ़ गया कि इनके लिए स्पेशल ट्रेडिंग कंपनीज भी बना दी गई। जैसे देख सकते हैं रॉयल अफ्रीकन कंपनी, इसका काम ही था गुलामों को पकड़ के लाना और अमेरिका में गुलामों को बेचना। जरूरी नहीं था कि उन्हें बेचा ही जाता था। अब होता ऐसा था कि जब यूरोप से कोई शिप चलती थी तो वहां से तैयार वस्तुओं को लेकर के वो आती थी। उन वस्तुओं को इस कोस्टल एरियाज में बेचे जाते थे
और यहाँ से गुलामों को फिर उन शिप में भर करके इन सभी देशों में यानी कि अमेरिका में ले जाया जाता था। यहाँ से कच्चे रॉ मटेरियल्स के बदले उन्हें बेच दिया जाता था या फिर उनकी यहाँ नीलामी कर दी जाती थी। तो स्थिति बहुत खराब थी और इन सभी से जो भी यहाँ पकड़े गए लोग होते थे उन सभी से बड़ा ही बदतर व्यवहार किया जाता था। उन्हें जंजीरों में कैद करके रखा जाता था, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। नहीं, इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह उनसे व्यवहार किया जाता था। जानवरों की तरह प्रॉपर्टी समझ करके उन्हें रखा जाता था। नहीं, और उन्हें ले जाने के लिए कुछ स्पेशल तरह की शिप्स भी बनाई गई थी। ये देख सकते हैं बीच में जो है इन्हें इस तरह बैठाया जाता था, नीचे कुछ खाने पीने की सामग्रियां होती थी। नहीं, ये शिप जो आया करती थी यूरोप से कोस्टल एरियाज में, बिल्कुल बुरी तरह से निग्रोज को इसमें बैठाया जाता था। इतनी बुरी तरह से बैठाया जाता था कि इनकी हालत खराब हो जाती थी। और उनकी यात्रा में यानी कि जब अफ्रीकन कोस्टल एरिया से जब शिप चलती थी तो उसे अमेरिका पहुंचने में सप्ताह और महीनों भी लग जाते थे। वो डिपेंड करता था मौसम के ऊपर, अगर मौसम खराब हो तो महीनों भी लग जाते थे पहुंचने में। इन सब के दौरान उन्हें सीमित भोजन और सीमित पानी दिया जाता था। कोई बीमार पड़ जाए तो उसे शिप से बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता था। कोई इन्फेक्शस डिजीज हो जाए तो उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता था। एक कैप्टन का तो यहाँ तक कहना था कि जो समुद्र की शार्क मछलियाँ थीं वह इन शिप के पीछे पीछे मीलों तक चली आती थी, इस सोच में कि शायद उसे कुछ खाने के लिए भोजन मिल जाए, यानी कि कोई फेंका हुआ इंसान मिल जाए ना। तो इतनी बुरी हालत थी। जब भी वो पहुंचते थे नहीं अमेरिका के, तो वहां पर इस तरह के इश्तिहार निकलते थे कि निग्रोज को जो है बेचा जाना है ना। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में सबसे पहले पहुंचने वाले जो निग्रोज थे ना वो वर्जीनिया में पहुंचे थे, जेम्स टाउन में। ये करीब 1619 की बात है। ठीक है, तो इसकी भी कहानी थोड़ी अलग है। ठीक है, ऐसा साइन बोर्ड अभी भी जो है वो अमेरिका में लगा हुआ है। और ये वो तट था वर्जीनिया का जहां पर पहली बार, ये वर्जीनिया की बात की जा रही है, जहां पर पहली बार वे लोग उतरे थे, यानी कि अमेरिका के धरती पर पैर रखे थे। और वे दो लोग थे, उनका नाम जो था वो आप देख सकते हैं, एंटोनी एन इसाबेल नाम था। इन दोनों ने बाद में शादी कर ली थी, जिनका एक पुत्र हुआ था विलियम, जो कि विलियम टक्कर के यहाँ काम करता था। और इनका परिवार आज भी अमेरिका में मौजूद है। और यही इनकी संख्या फिर बाद में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्हीं को लेकर के अमेरिका में सिविल वार हो गई। देख सकते हैं इस मैप में ये जितने भी ऊपर के एरिया दर्शाए जा रहे हैं, नहीं, ये वो एरियाज हैं जो चाहते थे कि जो स्लेवरी है वो अमेरिका से एबलिश हो जाए, और जो ये नीचे वाले जो भी एरिया है जो है ये चाहते थे कि स्लेवरी रहे, यानी कि गुलामी रहे। इसका भी रीज़न था, जितने भी ये ऊपर वाले एरिया थे सब इंडस्ट्रियल एरिया थे, यहाँ पैसे दे करके काम कराए जाते थे व्यक्तियों से। और नीचे जो भी था यहाँ खास करके कॉटन उपजाए जाते थे, जो जिसका डिमांड उस समय पूरी दुनिया में था। और कॉटन का जो वर्क था, जबकि इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं थी, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता था। इसलिए उन्हें लेबर चाहिए और स्लेव चाहिए, और वो फ्री में काम करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि स्लेवरी रहे। और ये दो टेरिटरी, ठीक है,
जिन्हें आप जिनका नाम था नेब्रास्का और कंसास, नेब्रास और कंसास ना। ये बाद में दो ऐसे टेरिटरी निकले जिन्होंने बाद में ये कानून बना दिया कि ये डिपेंड करता है किसी भी अपनी टेरिटरी के ऊपर कि वो स्लेवरी रखना चाहता है या नहीं, जिसके बाद गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था। और ये सिविल वार जो है वो 1861 से लेकर के 1865 तक चला, जिसके बीच में ही अब्राहम लिंकन जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं और वो 1863 यानी 1863 में इस स्लेवरी को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, एबोलिश कर देते हैं, जिसके बाद उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और 1863 के 100 वर्ष बाद यानी कि 100 वर्षों के बाद 1963 यानी कि 1963 को मार्टिन लूथर किंग उसी लिंकन मेमोरियल के पास ये स्पीच दे रहे हैं फिर से दोबारा कि जो सेग्रीगेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उनको निग्रोज के खिलाफ बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। यानी कि 100 वर्षों के बाद भी, यानी 1863 में जब अब्राहम लिंकन ने इस स्लेवरी को एबोलिश कर दिया था, समाप्त कर दिया था, उसके 100 वर्षों बाद भी अभी तक स्थिति समाप्त सामान्य नहीं हुई थी, निग्रोज को समान अधिकार नहीं मिला था। इसलिए फिर से दोबारा मार्टिन लूथर किंग को ये कदम उठाना पड़ा कि निग्रोज को उनका पूरा अधिकार मिले। और इस स्पीच में इसी बात को मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, दर्शाने की कोशिश की है निग्रोज की स्थिति 100 वर्षों बाद भी आखिर क्या है। तो सबसे पहले जो बुक में मार्टिन लूथर किंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बातें की गई हैं, सबसे पहले जरा हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग, हालांकि जूनियर ही बोले, लेकिन यहाँ बार बार मैं मार्टिन लूथर किंग ही बोलूँगा, जिसका मतलब केवल जूनियर से ही बात संबंधित है। तो क्या कहते हैं, जरा एक एक बात को हम लोग गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक बातों पर हम लोग जरा ध्यान देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म 1929 को हुआ था, जनवरी 15 यानी कि 15 जनवरी का दिन और 1929 का समय, और ये 1968 इनकी हत्या कर दी गई थी। और बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। बैप्टिस्ट मिनिस्टर क्या होता है, तो सबसे पहले जरा हम लोग इसे समझ लेते हैं। अगर हम लोग बातचीत करें हिंदी की, तो इससे हम लोग बपतिस्मा दाता मंत्री भी कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये होते क्या है, जो ईसाई धर्म होता है, जो क्रिश्चियनिटी होता है, उसमें जो एक मिनिस्टर होता है उसको ये अधिकार प्राप्त होता है, मतलब चर्च के द्वारा या किसी भी धार्मिक संस्था जो कि ईसाई धर्म के द्वारा संचालित होती है, उसे ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो शिक्षा देने या फिर शादी विवाह करने, या किसी को अगर क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करवाना है तो उस कार्य के लिए, या किसी का फ्यूनरल वगैरह करना है, दैट मीन्स कि जो अंतिम संस्कार वगैरह करना है क्रिश्चियन धर्म में, तो उन सभी कामों को वो कर सकता है। ये उससे ये अधिकार प्राप्त होता है। तो मार्टिन लूथर किंग साहब भी जो थे वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने थे बाय ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के द्वारा नहीं। और इनके जो पिताजी थे वो भी पास्टर ही थे ईसाई धर्म के, यानी कि जिसे हम लोग पादरी कहते हैं। और पादरी को किसी सभा को संबोधित करने का, सलाह देने का,
लोगों से बातचीत कर उसकी समस्या को हल करने का, इन सभी का अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। हालांकि बचपन में जो मार्टिन लूथर जूनियर साहब थे, ये ज़्यादा धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, ये ज़्यादा धार्मिक सोच वाले नहीं थे, ये वो कट्टर सोच वाले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन बाद में अपने पिताजी के कहे जाने पर, चूंकि पिताजी इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, थोड़े कठोर मिजाज वाले थे, ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह पिटते नहीं थे, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन रखते थे, तो उनके कहने पर इन्होंने इस काम को किया। वो बाद में बैप्टिस्ट बन गए और उसके बाद फिर बिकम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट, नहीं, लोक अधिकार के कार्यकर्ता, यानी सामान्य लोगों की जो परेशानियां होती है उनको सॉल्व करने का जिम्मा इन्होंने उठाया इन हिज करियर, अपने जीवन वृत्ति के रूप में। तो जो मार्टिन लूथर किंग साहब थे, पहले तो वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने, उसके बाद सिविल राइट एक्टिविस्ट भी बन गए, लोक अधिकारों की लिए ये वो कार्यकर्ता भी बन गए। और उसके बाद कहते हैं कि लीडिंग द मोंटगोमरी बस बायकॉट, इन्होंने क्या किया, ये चूंकि अब सिविल राइट कार्यकर्ता बन ही गए थे, लेकिन ये सिविल राइट कार्यकर्ता इन्हें क्यों बनना पड़ा, इसके पीछे तो आप लोग कारण जान ही गए हैं। जो भी भेदभाव वगैरह था, उस कारण से ये निग्रोज की जो अधिकार थे उन्हें दिलाने के लिए दृढ़ निश्चयी हो चुके थे। सामाजिक कार्यकर्ता बनने के बाद लीडिंग द मोंटगोमरी बस बायकॉट, इन्होंने नेतृत्व किया, किस चीज का नेतृत्व किया, मोंटगोमरी बस बायकॉट। ये मोंटगोमरी बस बायकॉट क्या है, जरा इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो अल्बामा जो कि यूएस का एक स्टेट है, यूएस का एक राज्य है, वहाँ का एक स्थान है मोंटगोमरी, कहा जाए कि वहाँ की कैपिटल है मोंटगोमरी। अगर आप लोग देखना चाहें तो एक मिनट, ये देखिए यहाँ, ये देखिए एल, ठीक है, जो ये एल है, ये एल दर्शाता है अल्बामा को, नहीं, और ये साउथ एरिया में ही है, नहीं, नॉर्थ वाले जो थे वो तो सारे इंडस्ट्रियल एरिया थे, जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह थे, जहाँ पेड करके जो है वो अपना काम कराते थे लेबरर को, वर्कर को। और ये नॉर्थ वाले, और ये साउथ वाला जो एरिया है, खास करके यहाँ कॉटन ही उपजाया जाता था, जिसमें ज़रूरत पड़ती थी ज़्यादा मेहनत की, और ये लोग चाहते थे कि जो स्लेवरी है वो बनी रहे, फ्री में वो लोग स्लेब अपना रखे हुए जितना मन उतना काम कराएं। तो जो ये अल्बामा का जो कैपिटल है मोंटगोमरी, वहाँ ये घटना घटी थी बस बॉयकॉट की। वास्तव में हुआ क्या था कि अमेरिका में एक व्यक्ति हुए जिम क्रॉल्स, और इन्होंने एक कानून बनाया था, एक लॉ बनाया था कि बस में अगर सीट पर कोई अश्वेत बैठा हुआ है, यानी कि ब्लैक निग्रो, और कोई श्वेत आ जाता है और बस में सीट खाली ना हो, तो उस अश्वेत को अपना सीट छोड़ देना पड़ता है ताकि श्वेत वहां पर बैठ सके। ये लॉ वहां पर बिल्कुल इन्फोर्स था, जारी था। लेकिन इस महिला को देखिए, इनका नाम है रोजा पार्क्स। ये एक वर्किंग लेडी थी जो कि वहाँ मोंटगोमरी में अपना काम करती थी। दिन भर के काम करने के बाद बेचारी थकी हारी अपना बस से लौटती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये सीट पर बैठी थी और एक श्वेत आ गया। रूल के अनुसार तो इन्हें सीट छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया सीट छोड़ने से। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और यह बात जब पता चली ओबामा जी को, जो कि पीछे दिख ही रहे होंगे आपको ना, सॉरी ओबामा जी नहीं, ये मार्टिन लूथर जी को,
खैर बराक ओबामा जी तो प्रेसिडेंट बने थे, इन्हीं लोगों की मेहनत थी कि बाद में एक अश्वेत, एक ऐसे देश अमेरिका का राष्ट्रपति बना जहां पर इतना ज्यादा भेदभाव था, जहां पर गुलामी इतनी ज्यादा गंभीर समस्या थी। तो मार्टिन लूथर जी को पता चला, तो इन्होंने एक बायकॉट छेड़ दिया, एक पूरा आंदोलन ही चला दिया, जिस आंदोलन में ये कहा गया कि कोई भी अश्वेत जो है वो बस पर नहीं बैठेगा। ये पूरी तरह से बस का जो है वो बहिष्कार कर दिया इन लोगों ने। जब रोजा पार्क्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एक मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू हो जाता है पूरे मॉन्टेगमरी में, और करीब यह जो है 385 दिनों तक यह आंदोलन चलता रहता है। ये घटना करीब दिसंबर 1, 1955 की है। और सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, यानी कि कहा जाए इस बॉयकॉट का असर इतना ज्यादा हो जाता है कि मार्टिन लूथर के घर में बॉम्ब फेंक दिया जाता है। हालांकि वो मरते नहीं हैं, लेकिन उनके पास उनके उनके ऊपर हमले तो बहुत बार हुए थे, लेकिन वो बच गए थे। तो ये स्थिति थी इस मोंटगोमरी बस बॉयकॉट की, जिसको इन्होंने लीड किया था, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, और उसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गए थे। नहीं, एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, इन्होंने इनके ही परिश्रम से वहाँ पर एक संस्था बनी थी जिसे साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया था। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी, से इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना। ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, भारत भी आए थे गांधी जी के बारे में जानने के लिए। एंड हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट अहिंसक रेजिस्टेंस यानी कि विरोध, और जो उनकी फिलोसफी थी, उनकी जो सोच थी अहिंसक विरोध करने का, उससे ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने भी अहिंसक विरोध का ही रास्ता अपनाया मार्टिन लूथर किंग साहब ने, और ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और जिस कारण से पूरी दुनिया की निगाह जो है वो मार्टिन लूथर किंग जी पर पड़ी। 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। जो किंग थे वो सबसे युवा यंगेस्ट पर्सन बने। नहीं, यंगेस्ट पर्सन किस चीज का बने? यंगेस्ट पर्सन बने नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। और किस लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? फॉर हिज एफर्ट्स, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, इनके प्रयासों के लिए। और इनका प्रयास क्या था? टू एंड सेग्रीगेशन, कि वो अलगाववाद को खत्म कर दे, एंड किए, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जातीय भेदभाव को इन्होंने खत्म किया थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस के द्वारा। नहीं, इन्होंने क्या किया कि जो ये अलगाववाद था और जो ये जातीय भेदभाव, नस्लवादी जो भेदभाव थी, उसको इन्होंने समाप्त किया। नहीं, और इसे खत्म उन्होंने कैसे किया? सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस जानते हैं, सविनय अवज्ञा ना, एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और दूसरे अहिंसक तरीकों से इन्होंने क्या किया कि इसे समाप्त किया। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1964 में। इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इन्हें क्यों दिया गया? तो इनके प्रयासों के लिए। और इन्होंने प्रयास किस चीज़ का किया? अलगाववाद को ख़त्म करने का प्रयास, जातीय भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास किया। और इन्होंने कैसे किया इस काम को? तो सविनय अवज्ञा के द्वारा किया, अहिंसक तरीकों से इन सभी कार्यों को इन्होंने किया, जिस कारण से इन्हें 1964 में नोबेल पुरस्कार दिया। और इन्हीं का ये प्रयास था, नहीं, इनकी ये कोशिश थी कि 1965 में अफ्रीकन्स को जो है वो, यानी कि अमेरिकन अफ्रीकन्स निग्रोज को अमेरिका में वोट देने का अधिकार मिल पाया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग
किंग वाज एसेसिनेटेड, किंग की जो है वो हत्या कर दी गई, राजनीतिक इरादे से हत्या कर दी गई, एसेसिनेट कर दिया गया इन्हें ऑन अप्रैल 4 1968 में। इनकी ये हत्या कर दी गई कहाँ? मेम्फिस टेनेसी में, टेनेसी में इनकी हत्या कर दी गई। डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी टेनेसी कहाँ है ना, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फिर हमें चलना पड़ेगा नीचे मैप पर, अलबामा के बिल्कुल ऊपर ही है ये भी ना, ये टीएन देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताएं, ये जो स्लेवरी वाले जितने भी वर्क्स थे, यानी गुलामी वाले जो ज़्यादातर जो काम थे, जो ज़्यादा गुलामों को बना करके रखा जाता था, वो सारा काम जो है वो नॉर्थन ईस्ट अमेरिका वाले पार्ट में ज़्यादा चलता था। इधर तो बहुत कम स्लेवरी थी, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इनका जो ज़्यादातर जो वर्क था, ज़्यादातर जो इनके संघर्ष वाले काम चलते थे आज़ादी दिलाने के लिए, वो इसी एरियाज़ में चलते थे। तो अलबामा में तो आपने देखा ही मोंटगोमरी हुआ, और इस टीएन वाले स्थान पर तो इन्हें इनकी हत्या ही कर दी गई ना। चलिए जरा हम लोग अब आगे समझते हैं। स्थितियां काफ़ी अच्छी नहीं थी इनके साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष जारी रखा, कोशिश करते रहे, जिसका परिणाम इन्हें मिला। तो आगे गौर करते हैं हम लोग। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स पहले ही बताए हैं, रचनाएं इंक्लूड, ये सारी जो है इनके द्वारा देख सकते हैं आप लोग, इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस जो है वो रचनाएं हैं, जैसे स्टैंड टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, जिसमें इन्होंने मोंटगोमरी की स्टोरी लिखी है, व्हाई वी कांट वेट, नहीं, एंड वेयर वी गो फ्रॉम हियर, क्योस और कम्युनिटी, ये सारी जो है इनके द्वारा लिखी गई फेमस रचनाएं हैं, जिन्हें पढ़ने से इनके बारे में, इनकी सोच के बारे में ना अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। आगे देखा जाए, आई हैव अ स्पीच, सॉरी, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। अब इस बात को याद रखिएगा कि आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच है, ये आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है, एक भाषण है, नहीं, जिसे इन्होंने आज़ादी से संबंधित, यानी कि अपनी मांग को लेकर के इस स्पीच को उन्होंने दिया था। तो ये भाषण इन्होंने कहाँ दिया था? कहते हैं कि he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। नहीं, इसे उन्होंने कहाँ दिया था, जरा देख लीजिए आप, ये रहा लिंकन मेमोरियल, इसकी जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों पर खड़े होकर के इन्होंने इस भाषण को दिया था, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, नहीं, और एक बड़ी विशाल जनसमूह को इन्होंने संबोधित किया था, और इसमें केवल निग्रोज ही नहीं आए थे, वहाँ के श्वेत लोग भी आए थे, जो लोग सपोर्ट करते थे कि अमेरिका में समानता रहे। जैसे वाल्ट विटमैन, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी श्वेत थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया था ना। आगे देखिए, हियर ही स्पीक्स, यहाँ डेट भी याद कर लीजिएगा कि अगस्त 28, 1963 का डेट था, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और कहाँ? तो ये लिंकन मेमोरियल हॉल, जो कि वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ना, वहाँ पर उन्होंने इस भाषण को दिया था। हियर ही स्पीक्स, यहाँ पर उन्होंने बताया अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में बताया। सपना क्या था? ऑफ सीइंग अलबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, कि अलबामा को वो विकसित राज्य के रूप में देखे, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, जातीय भेदभाव से, नस्लवादी भेदभाव से बिल्कुल अलग, बिटवीन, और किसके किसके बीच ये भेदभाव था? द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, श्वेतों और अश्वेतों के बीच जो भेदभाव था, इससे वो मुक्त अलबामा को वह देखें। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज मतलब होता है विशाल, और इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव।
इस स्पीच का बहुत ही विशाल प्रभाव पड़ा इन राइजिंग पब्लिक कंसियसनेस, लोगों की चेतना जागरूकता को जगाने में, राइजिंग जगाने में, लोगों की चेतना को जगाने में इस स्पीच का बहुत ही प्रभाव पड़ा। और किस लिए ये लोगों की चेतना जगी? फॉर सिविल राइट मूवमेंट, जिससे कि लोगों के अधिकार का आंदोलन चल सके। एंड इन इस्टेब्लिश किंग, और किंग को स्थापित करने में भी, किंग को किस तरह से स्थापित कर दिया इस स्पीच ने? एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर, नहीं, इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में जो महान वक्ता हुए हैं, ओरेटर हुए हैं, उन महान वक्ताओं में से एक के रूप में, नहीं, वन ऑफ द है, नहीं, तो जितने भी महान वक्ता हुए हैं उन महान वक्ताओं में से एक के रूप में इस स्पीच ने मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के इतिहास में स्थापित कर दिया। तो ये स्पीच, जिस स्पीच को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उस स्पीच में आखिर किस चीज के बारे में बातचीत की गई है, उसका इतिहास क्या है, उससे संबंधित जो बातें हैं, उन सभी को आप लोगों ने आज के इस क्लास में जाना। मार्टिन लूथर को यह स्पीच क्यों देना पड़ा, इसकी वजह को आपने जाना। इस स्पीच में आखिर वो वास्तव में चाहते क्या थे, इसको भी आपने समझने की कोशिश की। जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें बेसिकली निग्रोज की जो स्थिति है, उस निग्रोज की स्थितियों को दर्शाने की कोशिश की गई है। इन स्थितियों को लेकर मार्टिन लूथर की अपनी सोच क्या है, उस सोच को दर्शाने की कोशिश की गई है। अब्राहम लिंकन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, लेकिन बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। इन्होंने भी कोशिश की, बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन निग्रोज को उनका अधिकार मिला, वोट डालने का भी अधिकार मिला, लेकिन फिर भी हमारे समाज से पूरी तरह यह समाप्त नहीं होने वाला है। भले ही बराक ओबामा राष्ट्रपति बन गए हों, लेकिन अभी भी अमेरिका से ऐसी खबरें, नस्लवादी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन अब बहुत कम हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे यह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सिविल वार के बाद अमेरिका को यह रियलाइज हुआ कि आपस में लड़ करके हम लोग अपनी प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिविल वार के बाद सारे जो राज्य थे वो मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स बन गए। नहीं, ये जितने भी आप लोगों ने जो ये मैप देखा, नहीं, ये जितने भी स्टेट्स थे, ये सारे स्टेट्स मिल करके एक बन गए। और उसके बाद जो अमेरिका की तरक्की हुई, जो वो धनी देश बना, वो हम लोग आज देख ही सकते हैं। लेकिन इसे आगे बढ़ाने में केवल श्वेत का ही हाथ था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इन स्लेव्स को जिन्हें कैद करके ले जाया जाता था, वो वहां खेती करते थे, मेहनत करते थे। वहां बिल्डिंग्स जो बने, जो हॉस्पिटल्स बने, जो यूनिवर्सिटीज बनी, उनमें उन्होंने दिन रात काम किया, उन्हें डेवलप किया। और मार्टिन लूथर किंग चाहते थे कि अमेरिका को बनाने में जो योगदान निग्रोज ने किया है, उन निग्रोज को उनका हक मिले, उनका नाम मिले, उन्हें अधिकार इस धरती पर मिले, जो वहाँ जन्म लिए, जो कि आज अमेरिकन के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें वहाँ इनका अधिकार मिले। इसलिए इन्हें संघर्ष
करना पड़ा। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग चैप्टर्स को जो है वो आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। टिल देन आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें। ओके चलो बाय।